नमस्कार दोस्तों। मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था वो आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन पर अपलोड किया था, जो कि यूएस एफडीए ने गाइडलाइन रिवाइज की थी मंथ ऑफ मई। अगर आप 483 देखेंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप 483 देखिए जो आज की डेट में यूएस एफडीए इशू कर रहा है, उस 483 में आपको एक ना एक ऑब्जर्वेशन जरूर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन पे मिलेगा या इन्वेस्टिगेशन पे मिलेगा। अगर आपने मेरा ये ओएस का वीडियो नहीं देखा है तो वापस जाइए, मैं यहाँ पर जो है उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप उस लिंक को क्लिक करके ओएस का वो मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। सेकंड, अगर आपने मान लीजिए हाउ टू राइट द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं यहां पर डाल दूंगा। आज की डेट में इन्वेस्टिगेशन और आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो ओएस होता है, तो ओएस अगर मैं फिनिश प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं जो कि आपकी फार्मुलेशन फाइनल प्रोडक्ट है, तो अगर वो प्रोडक्ट जस्ट आपको कमर्शलाइज नहीं हुआ है और आपने मैन्युफैक्चर किया है और आपको अभी मार्केट में भेजना है, तो वो एक फिनिश प्रोडक्ट जो मार्केट में भेजना, उसके पहले एनालिसिस में जो ओएस आता है, वो तो अगर मान लीजिए बैच रिजेक्ट भी हो जाता है तो वो प्रोडक्ट तो अभी मार्केट में नहीं गया है, आप उसे रिजेक्ट करके यहीं पे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बट अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है और ड्यूरिंग द कमर्शियल स्टेबिलिटी स्टडी आपको एक ओएस आता है, ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, जो कि पेशेंट के कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है और आपको यहां पे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन भी मिल रहा है, ऐसे केस में आपको एफडीए को इन्फॉर्म करना है। तो आपको एफडीए को कैसे इन्फॉर्म करना है, उसकी क्या गाइडलाइन है, उसके बारे में आज बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। यहां पर मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे फील्ड अलर्ट रिपोर्ट, FAR। ये FAR बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए आपके डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये एफडीए की गाइडलाइन से सेम वर्डिंग ली हुई है। सो एफडीए की गाइडलाइन में इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, दिस गाइडेंस प्रोवाइड एफडीए करंट थिंकिंग रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट फॉर सबमिशन ऑफ फील्ड अलर्ट रिपोर्ट। सो एफडीए क्या सोचता है, उसकी जो सोच है वो इस गाइडलाइन में बताई हुई है। बाय एप्लीकेंट ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन एंड अब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेंट है जिनने एनडीए और एएनडीए सबमिट किया हुआ है, ऐसे जो एप्लीकेंट हैं, एंड आउटलाइन एफडीए रिकमेंडेशन फॉर एफएआर सबमिशन टू हेल्प improve their consistency and relevancy. The guidance also address certain frequently asked question। ये क्वेश्चंस के बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। क्वेश्चंस उसने बात की है और आंसर भी उसी ने दिया हुआ है एफडीए ने। द एफएआर रेगुलेशन फाउंड इन 21 CFR 314.81B1, ये जो आर्टिकल है इसके बारे में मैंने इस वीडियो के सबसे लास्ट में बताया हुआ है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। Establish an early warning system to help FDA fulfill its responsibility to protect patient health। तो ऑलरेडी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पेशेंट कभी भी उस मेडिसिन को ले सकता है। ऐसे केस में अगर वो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें प्रॉब्लम आती है तो हमको एफडीए को इन्फॉर्म करना है, जिससे कि हम पेशेंट की हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। Under this regulation, NDA and ANDA applicant must submit certain information to FDA about distributed drug product। तो कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि एप्लीकेंट मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सबमिट करना है एफडीए को। स्पेशली द रेगुलेशन स्टेट दैट एन एनडीए या एएनडीए एप्लीकेंट मस्ट सबमिट ए एफएआर टू एफडीए विद इन 3 वर्किंग डेज। आपको एफएआर फील्ड अलर्ट रिपोर्ट 3 वर्किंग डे में सबमिट करना है। तो जो भी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट है वहां पर कुछ इशू आता है, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, डेविएशन, मार्केट कंप्लेंट, आपको एफएआर सबमिट करना है 3 वर्किंग डे के अंदर। यहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब एप्लीकेंट दिया हुआ है, एप्लीकेंट मींस ऑर्गेनाइजेशन जिसने एनडीए और एएनडीए सबमिट किए हुए हैं उसको बोलते हैं एप्लीकेंट, जिसकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट, यहां पर ऑल द वर्ड विच जो आपको यहां पे दिख रहे हैं, दिस ऑल वी हैव टेकन फ्रॉम ओनली एफडीए गाइडलाइन। So the NDA and ANDA applicant should provide the information regarding any failure, deviation, market complaint with respect to market distributed product to FDA, and information about root cause investigation, CAPA, that is corrective action and preventive action, या other action taken with follow up FAR या FAR closure। तो FAR कितने प्रकार का होता है, कैसे सबमिट करना है, आगे की स्लाइड में बात करेंगे। बट यहां बहुत ही क्लियर बात की हुई है, मार्केटेड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट टू एफडीए, जो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं उनके लिए ही एफएआर जरूरी है।
In 2070 FDA introduced form FDA 3331A. दिस फॉर्म मतलब आप अभी इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपको कुछ एफएआर सबमिट करना है तो इस फॉर्म के थ्रू आप सबमिट कर सकते हो। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। एनडीए न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एएनडी एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, फील्ड अलर्ट विच हेल्प मूव एफडीए अवे फ्रॉम मैनुअल डाटा एंट्री टू एन ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ रिसीविंग एफएआर। सो ये जो फॉर्म है ये इलेक्ट्रॉनिकली यू कैन सबमिट, तो यहाँ पर मैनुअल डाटा एंट्री बचेगा और आपको जो है इलेक्ट्रॉनिकली एफडीए को आप एफएआर सबमिट कर सकते हो। फॉर्म है एफडीए 3331A, याद रखिएगा, ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज एफएआर एंड व्हाट ट्रिगर इट्स सबमिशन। एफएआर क्या है और एफएआर कब ट्रिगर होता है कि हमको सबमिट करना है। व्हाट इज एफएआर? एफएआर आर पार्ट ऑफ एन अर्ली वार्निंग सिस्टम टू प्रोटेक्ट पेशेंट हेल्थ। इट इज अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब आपके प्रोडक्ट का फेल्यूर आपको पता चला है, सो आपके पेशेंट को हेल्थ को पहले से प्रिवेंट करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है। यू मस्ट सबमिट ए एफएआर फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग प्रोडक्ट एंड आर्टिकल टू एफडीए इफ यू रिसीव इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग काइंड। ये जो 21 CFR 314.81B1 है उसमें ये दो चीजें दी हुई हैं और ये सेम मैंने इस वीडियो के लास्ट स्लाइड में भी डाला हुआ है, तो वो भी मैं आपको वहां पे बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या लिखा है, बट यही लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एनी इंसिडेंट दैट कॉज ए ड्रग प्रोडक्ट या इट्स लेबलिंग टू बी मिस्टेकन फॉर या अप्लाइड टू या अनदर आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि मान लीजिए आपके ड्रग प्रोडक्ट में कुछ लेबल मिस्टेक हो गया है या वो अप्लाई हो गया है, गलत अप्लाई हुआ है या किसी अनदर प्रोडक्ट का अप्लाई, तो मिक्सिंग हो गई है, फाइनली वी कैन से कि मिक्सिंग हो गई है, ऐसे केसेस में एफआईआर डालना है। इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एनी बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन या एनी सिग्निफिकेंट केमिकल फिजिकल या अदर चेंज या डिटेरियोरेशन इन द डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग प्रोडक्ट या एनी फेल्यूर ऑफ वन या मोर डिस्ट्रीब्यूटेड बैचेस ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट टू मीट द स्पेसिफिकेशन एस्टेब्लिश फॉर इट इन एप्लीकेशन। सो अगर कोई स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है जो कि आपने एनडीए के सबमिशन के समय आपने एप्लीकेशन के साथ लगाई हुई है, उसके किसी भी टेस्ट में फेल्यूर आता है, इट में भी बैक्टीरियल कंटामिनेशन, इट में भी चेंज इन द केमिकल फिजिकल या अदर चेंज जो कि ऑलरेडी मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट है, ऐसे केस में आपको एफआईआर डालना बहुत जरूरी है। सो व्हाट आर इनिशियल फॉलोअप एंड फाइनल एफआईआर। सो यहां पर बात किया इनिशियल एफआईआर क्या है, फॉलोअप क्या है, फाइनल एफआईआर क्या है। दिस गाइडेंस यूज द टर्म इनिशियल फॉलोअप एंड फाइनल एफआईआर कंसिस्ट विद द लैंग्वेज इन फ्रॉम एफडीए 331A। दिस फॉर्म में भी इसके लैंग्वेज के बारे में बात की हुई है, जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे पता चलेगा, उसमें लिखा है इनिशियल फॉलोअप एंड फाइनल एफआईआर। इनिशियल एफआईआर रेफर टू द एफआईआर दैट यू सबमिट टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 314.81B1A। that is already in last slide also the same number has came, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि ये एफएआर के बारे में बात करता है। एंड इट इज द फर्स्ट टाइम यू हैव सबमिटेड ए एफएआर अबाउट ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम एज डिस्क्राइब इन क्वेश्चन। सो अगर मान लो आपको जैसे ही आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन होता है या कोई डेविएशन होता है या कोई मार्केट कंप्लीट होता है, मार्केट कंप्लेंट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट के लिए, तो सबसे पहले जो आप भरते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल एफएआर। तो आपको जैसे ही आपका आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आया और आपको 3 दिन के अंदर उसको सॉल्यूशन नहीं मिला, तो आपको जो एफएआर है फर्स्ट टाइम जाता है, जो आप फॉर्म भरते हैं उसको बोलते हैं इनिशियल एफएआर। फॉलोअप एफएआर रेफर टू सब्सिक्वेंट एफएआर यू सबमिट टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन about the problem identified in the initial FARA. Example of additional information include significant finding of the ongoing investigation, additional facilities या lots identified within scope and sample analysis, laboratory test result या potential root cause identified। तो फॉलोअप एफआईआर क्या है, आपने एक बार एफआईआर सबमिट कर दिया कि भाई मेरे को ओएस हो गया, मेरे को इस आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन जो हुआ है उसमें ऐसे फेल हो गया, आरएस फेल हो गया। अब आप क्या करते हो उसके बाद क्योंकि ये जो है आपको 3 दिन में आपको सबमिट करना, उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आपका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है और आपको असाइनेबल कॉज मिल जाता है या आपको पता चल जाता है कि आपका रूट कॉज क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट क्या है, उस केस में आपका फॉलोअप एफआईआर सबमिट करना है। सो ये है, तो सबसे पहले इनिशियल एफआईआर, देन फॉलोअप एफआईआर, देन फाइनल एफआईआर रेफर टू द एफआईआर यू सबमिट टू क्लोज आउट द इनिशियल एफआईआर आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज एंड डिस्क्राइब करेक्टिव एक्शन टेकन या टू बी टेकन।
अब यहां पर जब आपने पता चल गया कि भाई आपको ये प्रॉब्लम मिला है, उसके बाद आपको एक फाइनल एफआईआर सबमिट करना है जो कि क्लोजर टू दिस एफआईआर है। वहां पर आप बताओगे बाबा जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम एनालिटिकल इश्यूज के कारण था, या मुझे असाइनेबल कॉज मिल गया है और मैंने इसके अगेंस्ट में करेक्टिव एक्शन ले लिया है, और मेरा करेक्टिव एक्शन जो है वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया है या इंप्लीमेंट होने वाला है। अगर मान लीजिए आपको वैलिड ओएस आता है तो फाइनल एफआईआर आप सबमिट करोगे और उसके बाद रिकॉल इनिशिएट करोगे। तो ये जो है एफआईआर 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, इनिशियल एफआईआर, फॉलो अप एफआईआर एंड फाइनल एफआईआर। अब यहां पर हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। व्हाट इज कंसीडर्ड ए सिग्निफिकेंट केमिकल, फिजिकल या अदर चेंज या डिटरेशन इन द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट। सो अगर अब मैं लास्ट स्लाइड की बात करूंगा, यहां पे मैंने आपको बात किया सिग्निफिकेंट केमिकल, फिजिकल या अदर चेंज, इसका मतलब क्या है, किसको कंसीडर करना है? टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल, फिजिकल या अदर चेंजेस या deterioration in the distributed drug product is significant, you should evaluate the potential impact of the changes of deterioration of the drug product quality. Quality means identify strength and purity and stability, या efficacy, and how that change या deterioration could impact an individual using the product. Any such assessments should be based on factor specific to your distributed product. This factor could include intended use, route of administration, doses, length of treatment, and patient population. Patient population. Possible changes या deterioration is distributed product include contamination by bacteria, yeast, mold, virus या other microorganism. तो यहाँ पे वो बात करता है कुछ ऐसा चेंज हो गया है जिससे आपको लगता है कि यार ये जो पेशेंट ले रहा है ना, इसको प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर ये खा लेगा तो इसकी हेल्थ को और इशू हो सकता है। ऐसे केसेस में जहां पर आपके प्रोडक्ट में सिग्निफिकेंट चेंज मिल रहा है, आपके एनालिटिकल डाटा में सिग्निफिकेंट चेंज मिल रहा है, और इस चेंज के कारण जो पेशेंट इसको यूज कर रहा है उसको प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसे चीजों को बोलते हैं हम सिग्निफिकेंट केमिकल, फिजिकल, अदर चेंजेस। सो ये इसके बारे में यहां पर क्वेश्चन आंसर सेशन में एफडीए ने डिटेल दिया हुआ है। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस गाइडलाइन में दिया हुआ है, इसका आंसर भी यहीं पर ही दिया हुआ है। डज एवरी कंज्यूमर या अदर कस्टमर कंप्लेंट वारंट सबमिशन ऑफ ए एफआईआर? अगर मान लो आपके प्रोडक्ट के लिए कोई आपको कंप्लेंट करता है, या तो वो आपका कस्टमर कंप्लेंट करेगा या कंज्यूमर कंप्लेंट करेगा। कंज्यूमर बोलेगा भाई आपके प्रोडक्ट खाने के बाद मुझे तो बेनिफिट हो ही नहीं रहा है, मेरी हेल्थ को तो इंपैक्ट ही नहीं आ रहा है। या जो आपका कस्टमर है बोलेगा आपका लेबल गलत है, आपको मिक्सअप हो गया है, ये ठीक नहीं है। या तो ये जितने भी कंप्लेंट हैं, और या जो भी आपका जो कस्टमर है उसका कंप्लेंट ये भी हो सकता है कि भाई आपने जो कंसाइनमेंट भेजा था उसका बॉक्स फट गया है। तो ये जो भी कंप्लेंट कर रहा है वो सभी कंप्लेंट के लिए एफआईआर की जरूरत है कि नहीं है? एफडीए क्या बोलता है, नहीं, सभी के लिए जरूरत नहीं है। नो, नॉट एवरी कंज्यूमर या अदर कस्टमर कंप्लेंट वारंट सबमिशन ऑफ ए एफआईआर। सच कंप्लेंट शुड बी एवोल्यूएटेड विद इन 3 वर्किंग डेज। ये जो भी आपको कंप्लेंट आता है उसको 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको एवोल्यूशन करना है to determine if the information provided in the complaint meet the criteria outline 3.1। तो यहां पर जो अगेन एफडीए की जो गाइडलाइन बताया हुआ 21 सीएफआर के केस में जो यहां पर रूल दिया हुआ, ये एफआईआर के बारे में बात किया है कि एफआईआर मतलब आपको कब कब एफआईआर डालना है, ओएस में क्या प्रॉब्लम आती है, आरएस में क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरह के चेंजेस होते हैं, तो इसके बारे में बात किया। तो वो बोलता है कि अगर ये जो कंप्लेंट आपका आया है, ये आपको लगता है कि 3 वर्किंग डे में आप इसको जो है इन्वेस्टिगेट करते हो, और आपको लगता है कि यार ये जो है ना इंपैक्ट कर सकता है, किसको इंपैक्ट कर सकता है, पेशेंट को इंपैक्ट कर सकता है, आपको एफआईआर सबमिट करना है। और अगर आप 3 वर्किंग डेज में आइडेंटिफाइड कर लेते हो कि ये इशू नहीं है, इट विल नॉट इंपैक्ट पेशेंट, तो उसकी जरूरत नहीं है। यू मस्ट सबमिट एफआईआर विद इन टाइम फ्रेम टू डिटरमाइन दैट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाइड इन द कंप्लेंट मीट द सर्टेन एफआईआर सेक्शन। यहां पर जो सेक्शन है ये आपको फिर जो है सीएफआर के मिलेंगे, फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन हैंडलिंग कंप्लेंट। तो यहां पर जो है आपको एक कंप्लेंट आता है, और कंप्लेंट आने के बाद आपको लगता है कि ये जो कुछ जैसे बॉक्स फट गया है, अभी इसको पेशेंट को कोई इंपैक्ट नहीं आया, या कुछ ऐसा होता है जिसके कारण पेशेंट को इंपैक्ट नहीं आने वाला है। या कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर जो है कुछ भी कंप्लेंट कर देता है, बोलता है कि बाबा मैंने ये टैबलेट खाया था मुझे बेनिफिट नहीं हुआ है। अभी उसके केस में क्या करोगे, आप एनालिसिस करोगे और चेक करोगे, क्योंकि हर कंज्यूमर जो है, हर पेशेंट हर प्रोडक्ट को लेने के बाद उसमें उसको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या
ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बट आपको जैसे ही कंप्लेंट आता है आपको चेक करना है कि आपका प्रोडक्ट अगर ओके है, आप वापस डिसोल्यूशन लगाते हो और बोलते हो सब बढ़िया चल रहा है, कोई इशू नहीं है, तो ऐसे केसेस में 3 दिन के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन खत्म करना और आपको बोलना एफआईआर की जरूरत नहीं है। बट जहां पर सबमिशन हो गया, मतलब आपके 5 mg में 2.5 mg का टैबलेट मिला है या आपका लेबलिंग गलत हो गया है, ऐसे क्रिटिकल इश्यूज वहां पर आपको एफआईआर डाल के रिकॉल भी करना पड़ेगा। बट आपका इन्वेस्टिगेशन 3 दिन के अंदर अगर खत्म नहीं होता है किसी भी केस में, अगर आपको कंज्यूमर कंप्लेंट करता हो 3 दिन में आप एनालिटिकल डाटा नहीं प्रोवाइड कर सकते हो, तब भी आपको एफआईआर तो सबमिट करना ही है। डू आई हैव टू सबमिट ए एफआईआर फॉर प्रॉब्लम रिलेटेड टू पैकेजिंग या कंपोनेंट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट? यस। तो यहां पर क्या बोलता है, इफ यू रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट पैकेजिंग कंपोनेंट एक्टिव इनएक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोसेसिंग एट दैट मीट द क्राइटेरिया फॉर 3(1), अभी इसके बारे में आप वापस हुई है, यू मस्ट सबमिट ए एफआईआर विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ यू रिसीव ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए एफआईआर मस्ट बी सबमिटेड इफ यू रिसीव इंफॉर्मेशन दैट a stopper used for a while could result a contamination of distributed batch. A component lot used in distributed batch is later discovered to be failing to specification. So सारे केस में आपको एफआईआर सबमिट करना है जहां पर आपको लगता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी एफिकेसी में कुछ इंपैक्ट आने वाला है। अभी क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रोडक्ट अप्रूव्ड अंडर एन एनडीए इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट एम स्टिल सब्जेक्टेड टू द एफआईआर रिक्वायरमेंट। सो प्रोडक्ट जो है वो एनडीए अप्रूव है, बट मैंने यूएस को नहीं भेजा है, मैंने वो जो बैचेस थे वो भेज दिए यूरोप में, डब्ल्यूएचओ में, वहां प्रॉब्लम आ रहा है, एफआईआर चाहिए कि नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन है जो कि एफडीए ने बताया, उसका आंसर भी एफडीए देता है, यस एफआईआर देना है। एनी ड्रग प्रोडक्ट मार्केटेड अंडर एन अप्रूव एनडीए वेदर डिस्ट्रीब्यूटेड डोमेस्टिकली या अब्रॉड इज सब्जेक्टेड टू एफआईआर रिक्वायरमेंट। एफआईआर तो भरना ही है, आपने यूएस को भेजा या नहीं भेजा, बट वो प्रोडक्ट एनडीए और एएनडीए अप्रूव है तो आपको एफआईआर देना है। प्रोडक्ट दैट आर नॉट मार्केटेड अंडर एन एनडीए या एएनडीए, प्रोडक्ट दैट आर ओनली मार्केटेड अब्रॉड परसुएंट टू ए फॉरेन अप्रूवल। तो बट आपका इसमें ना एनडीए और एनडीए नॉट मार्केटेड अंडर एनडीए और आपको जो है फॉरेन के अप्रूवल हैं, तो उसमें आपका नॉन यूएस लेबलिंग है, नॉट सब्जेक्टेड टू एफआईआर रिक्वायरमेंट। ऐसे केसेस में एफआईआर नहीं डालना है। तो जहां पर आपके कोई भी प्रोडक्ट आप बनाओ भाई, यूएस में आपने उसका जो है लेबलिंग यूएस के हिसाब से नहीं है और आपने नॉट मार्केट अंडर एनडीए, तब जरूरत नहीं है। हाउएवर इसके बाद भी वो क्या, हाउएवर ए मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम विद सच ए प्रोडक्ट में स्टिल लीड टू एफआईआर इफ द प्रॉब्लम is also irrelevant to a product marketed under an NDA ANDA. This may occur, for example, if the issue affect material used to product both product या if they are made of the same line. अब वो क्या बोलता है, ठीक है आपने जो है वो आपने यूएस के लिए ना उसका एनडीए आपने यूरोप और डब्ल्यूएचओ बाकी का अप्रूवल ले रखा है और आपने उसके हिसाब से भेज दिया है, बट उस प्रोडक्ट में ना आप जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो वो रॉ मटेरियल सेम रॉ मटेरियल जो है वो आपने एनडीए और एएनडीए के प्रोडक्ट में भी यूज किया हुआ है। अब ऐसे केस में वो बोलता है यार भाई एपीआई है मान लो या एक्सीपिएंट है जो कि आपने उस प्रोडक्ट में यूज किया, वो प्रोडक्ट हमारे यूएस के लिए नहीं भी है, बट वो सेम प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल है वो आप मेरे एफडीए वाले प्रोडक्ट में भी यूज करते हो, तब भी आपको एफआईआर करना है और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एफडीए को सबमिट करना है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इफ ए प्रोडक्ट हैज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रिजल्ट इज डिस्कवर्ड, इज एफआईआर स्टिल रिक्वायर्ड? नहीं, जरूरत नहीं है भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं हुआ ना, ये प्रोडक्ट तो आपके पास ही पड़ा हुआ है और ये बैच आपके पास प्रोडक्ट है, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तब आपको एफआईआर की जरूरत नहीं है। इफ एन एओएस रिजल्ट फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग प्रोडक्ट इज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग बट द रिजल्ट इज इनवैलिडेट विद इन 3 वर्किंग डेज, डू आई नीड टू सबमिट ए एफआईआर? नो, नॉट रिक्वायर्ड। क्या बोलता है बाबा, आपको ओएस हो गया जो कि मार्केट में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट है और आपको कमर्शियल स्टेबिलिटी में ओएस होता है, बट आपको 3 दिन के अंदर आप बता दो तो बाबा ये तो लैब एरर है, उसने फ्लास्क गलत यूज किया, उसने पिपेट गलत यूज किया, उसने सोल्यूशन गलत बनाया, डाइल्यूशन गलत किए, कुछ भी असाइनेबल कॉज मिलता है और आप प्रूव कर देते हो कि ये जो ओएस हुआ ये असाइनेबल कॉज जो है लेबोरेटरी का इन्वेस्टिगेशन, इसमें प्रोडक्ट में कुछ इशू नहीं है और 3 वर्किंग डे में ये आप कंक्लूड कर देते हो, तब एफआईआर की जरूरत नहीं है। बट अगर 3 वर्किंग डे में आप कंक्लूड नहीं कर पाते हो तो पहले एफआईआर डालना है, फिर फॉलो अप एफआईआर में आपको बताना कि आपका इन्वेस्टिगेशन का क्या स्टेटस है, और अगर वो प्रोडक्ट रिलेटेड इशू नहीं है, एनालिटिकल इशूज हैं जहां पर असाइनेबल कॉज मिल जाता है, तो आप क्लोजर एफआईआर में बोल सकते हो कि देयर इज नॉट एन इशू इन द प्रोडक्ट।
तो यहां पर दो चीजें बताई हुई हैं, पहला ओएस होता है बट प्रोडक्ट जो है अभी इधर ही है, मार्केट में नहीं गया हुआ है, एफएआर की जरूरत नहीं है। ओएस होता है प्रोडक्ट मार्केट में, 3 दिन में आप बता देते हो कि बाबा ये जो असाइनेबल कॉस्ट है ये तो हमारा कुछ ह्यूमन एरर है, कुछ अदर इश्यूज है, इंस्ट्रूमेंट एरर है, प्रोडक्ट से रिलेटेड इशू नहीं है, तब भी एफएआर की जरूरत नहीं है, बट आपको 3 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म करना है। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है, डू एसेप्टिक प्रोसेस सिमुलेशन लाइक मीडिया फिल जो है सिमुलेट टू योर एसेप्टिक प्रोसेस, फेल्यूर फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग प्रोडक्ट रिक्वायर्ड एफएआर। अगर आपको मीडिया फिल बाबा फेल हो गया है, अब मैं क्या करूं, एफएआर डालूं या नहीं डालूं, ये क्वेश्चन एक एफडीए ने खुद ही क्वेश्चन दिया है, एफडीए खुद ही आंसर ही बताएगा। A media fill failure indicate a potential problem related to the sterility assurance that requires an investigation, including assessment of the impact on distributed drug product produced since the last successful media fill. During that investigation, if you discover information about a distributed drug product that meet the criteria is from so and so, you must submit FAR within 3 working days. So अभी आपका जो लास्ट मीडिया फिल है वो तो पास था, जब आपने 5 महीने 6 महीने का जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी वहां वापस मीडिया फिल करते हो और ये मीडिया फिल फेल हो जाता है, इसका मतलब है कि आपका जो स्टेबिलिटी एश्योरेंस है वो क्वेश्चन मार्क है। ऐसे केसेस में आपको जो है एफएआर विद इन 3 वर्किंग डेज में, आपको अगर मान लो इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो आपको वर्किंग डेज के 3 वर्किंग डेज में आपको एफएआर सबमिट करना है, क्योंकि यहां पर आपका मीडिया फिल फेल हो रहा है। बट इन्वेस्टिगेशन अगर आपको पता चलता है कि जो मीडिया फिल फेल होने के ऐसे रीजन है जो स्पेसिफिक ये है, तो जरूरत नहीं है, बट यस इस केस में भी आपको एफआईआर सबमिट करना है। इफ द रूट कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू ए डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग प्रोडक्ट इज आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड विद इन 3 वर्किंग डेज, शुड आई सबमिट ए एफआईआर? यस, इफ यू रिसीव इंफॉर्मेशन एज आउटलाइंड इन, ये वापस इसके बारे में बात किया हुआ है 31.81b, तो इसके बारे में अगर आपको चाहिए तो मैं लास्ट में इसका स्लाइड भी इसमें डाल देता हूं, तो आपको पता रहेगा एग्जैक्टली ये क्या है। यू मस्ट सबमिट ए एफआईआर विद इन 3 वर्किंग डेज रिगार्डलेस ऑफ वेदर एन इन्वेस्टिगेशन आइडेंटिफाइड ए रूट कॉज या लीड टू ए करेक्टिव एक्शन। द रिपोर्ट शुड इंक्लूड डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आइडेंटिफाइड रूट कॉज एंड कंप्लीट या ऑनगोइंग करेक्टिव एक्शन। तो अगर आपको तीन दिन के अंदर भी एफआईआर होता है, बट एक जहां पर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड इशू है, बट आपको पता चलता है कि यार ये बैच स्पेसिफिक इशू था और आपको रूट काज आइडेंटिफाई हो गया 3 दिन के अंदर, ऐसे केस में भी बोलता है आप एफआईआर सबमिट करो और वहां पर आप सारे एक्शन जो भी आपने करेक्टिव एक्शन लिए हुए हैं वो भी उसके बारे में बात करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन, इज एफआईआर रिक्वायर्ड इफ ए रिकॉल इज इनिशिएटेड? भाई मेरे को मार्केट कंप्लेंट आया और मुझे पता चल गया ये तो मिक्सिंग का प्रॉब्लम है और रिकॉल तो करना ही पड़ेगा, तो अब जब मैं डायरेक्टली रिकॉल करूं तो एफआईआर डालूं क्या? ये क्वेश्चन है। आंसर क्या है? यू मस्ट सबमिट ए एफआईआर इफ द इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द रिकॉल मीट द क्राइटेरिया अंडर दिस सेक्शन। यू शुड आल्सो सबमिट ए रिकॉल नोटिफिकेशन टू एफडीए थ्रू योर लोकल रिकॉल कोऑर्डिनेटर। इफ द रिकॉल इज इनिशिएटेड आफ्टर एन इनिशियल एफआईआर इज सबमिटेड, we encourage you to submit a follow-up या final FAR at the time of recall notification. A recall notification is not a substitute for a required FAR submission. So कुछ भी प्रॉब्लम है FAR भी डालना है, और अगर आपको लगता है रिकॉल है तो रिकॉल भी करना है। तो रिकॉल कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपको FAR नहीं डालना है, FAR डालना है। अगर आपने FAR इनिशियल FAR डाला है और आप इनिशियल FAR को डिसाइड करते हो यार कि मैं रिकॉल कर लेता हूं, तो आप बोलते चलो फॉलो अप FAR और फाइनल एफआईआर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं तो रिकॉल इनिशिएट कर रहा हूं, तो ऐसा भी नहीं, इनिशियल एफआईआर डाला है, फॉलो अप एफआईआर भी डालिए और रिकॉल भी इनिशिएट कीजिए, फाइनल एफआईआर भी डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही है। अब यहां पर क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू सबमिट द एफआईआर? स्वाभाविक है, द ऑर्गेनाइजेशन वेयर द एप्लीकेंट, जहां पे एएनडी और एनडी अप्रूव किया हुआ है, उस ऑर्गेनाइजेशन जो कि मार्केट में प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एफआईआर सबमिट करे, या उसका कोई एजेंट है जो कि अथॉराइज एजेंट है वो भी एफआईआर सबमिट कर सकता है, बट ये होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की बनती है कि उसको एफआईआर सबमिट करना है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम फॉर सबमिट ए एफआईआर? तो ऑलरेडी मैंने बताया 3 वर्किंग डेज है, तो जिस दिन आपको पता चला उसको 0 डे काउंट करेंगे। अगर आज मुझे पता चला कि मुझे ओएस हो गया है, आज वो 0 दिन कहलाएगा। मान लो आज फ्राइडे है तो सैटरडे संडे एक भी दिन नहीं कहलाएंगे, फिर पहला दिन कहलाएगा मंडे, सेकंड डे कहलाएगा ट्यूसडे और थर्ड डे कहलाएगा वेडनेसडे। सो जब आपको पता चलता है कि इशू हो गया है, जिस दिन आपको आइडेंटिफाइड होता है वो आपका 0 डे कहलाएगा, उसके बाद का जो 3 दिन है वो 3 वर्किंग डेज कहलाएगा, बट 3 वर्किंग डेज में आपको सबमिट करना है। अब यहां पर आता है व्हाट विल हैपन इफ डू नॉट सबमिट ए एफआईआर विद इन द 3 वर्किंग डेज।
बाबा अगर आपने 3 वर्किंग डेज में एफआईआर सबमिट नहीं किया है तो आपको पक्का 483 मिलने वाला है, और अगर बहुत ही क्रिटिकल होगा तो आपको वार्निंग लेटर भी मिल सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट और ये रेगुलेशन आपको एफआईआर सबमिट करना ही है। अगर आप नहीं सबमिट करते हो तो आप जो है किसी भी प्रकार का एक्शन के लिए एफडीए की तरफ से तैयार रहिए। आपको 483 मिल सकते हैं, आपको रिकॉल मिल सकते हैं, बहुत बड़ा इशू हुआ तो आपको जो है प्रोडक्ट को बैन भी किया जा सकता है। तो आपका ये जो है ये रूल है, आपको 3 दिन के अंदर सबमिट करना है, अदरवाइज एफडीए आप पे एक्शन ले सकता है। हाउ डू आई सबमिट ए एफआईआर, कैसे सबमिट करना है एफआईआर को? तो यहाँ एक फॉर्म दिया है 333(1)A, उसके थ्रू आपको एफआईआर सबमिट करना है। हाउ शुड आई रिपोर्ट ए प्रॉब्लम दैट अफेक्ट ड्रग प्रोडक्ट कवर्ड बाय मल्टी एप्लीकेशन? बोलता है बाबा प्रॉब्लम तो एक ही है, बट जो ड्रग प्रोडक्ट है वो मल्टी एप्लीकेशन है, मतलब उनके एएनडीज नंबर अलग अलग हैं। वो प्रॉब्लम सेम डे में पता चला है। इट में भी फैसिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, मान लो एनालिसिस चल रहा है तो एक ही सीक्वेंस में एनालिसिस हो रहा है, बट वो जो डिफरेंट स्ट्रेंथ हैं उनके एएनडीए नंबर अलग अलग हैं। तो मैं क्या करूं, अगर मुझे एक ही दिन में पता चल रहा है और एक ही तरह की प्रॉब्लम है तो मैं एक ही एफआईआर में सारे एएनडीए नंबर डाल दूं या एक एएनडीए के लिए एक एफआईआर डालूं? You must submit a separate initial FAR for each application that is affected by the problem. वो बोलता है बाबा ऐसा नहीं है, हर एप्लीकेशन हर एएनडीए के लिए एक एफआईआर जाएगा। प्रॉब्लम सेम भी है, बट अगर 4 एएनडीए 4 एफआईआर जाएंगे, 10 एएनडीए 10 एफआईआर। इट में भी प्रॉब्लम आपका एक दिन है, एक ही सीक्वेंस में पता चल रहा है, अगर एनालिटिकल है या प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फैसिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, बट आपको प्रॉब्लम एक ही है, बहुत सारे एएनडीए हैं, हर एएनडीए के लिए एक एप्लीकेशन डालना है, regardless of whether the product occur in the facility or different facility. For example, if multiple NDAs या ANDA are involved, submit one form FDA 33 for each application. Each application के लिए एक फॉर्म डालना है, तो जितने सारी एप्लीकेशन है उतने सारे फॉर्म। If you conduct single comprehensive investigation into the problem after submitting the initial FAR, you can then submit one follow-up या final FAR that reference all of the affected product. The NDA ANDA must the NDA ANDA number and the date the problem was identified. बाबा इनिशियल एफआईआर तो आपको एक ही डालना है, उसके बाद आप कंप्रेसिव इन्वेस्टिगेशन करते हो, फिर फॉलो अप एफआईआर और फाइनल एफआईआर आप एक ही डाल सकते हो और उसमें सारे एनडीए के नंबर डालने पड़ेंगे, बट इनिशियल एफआईआर तो आपको हर एनडीए के लिए एक एक डालना ही है। अब यहां पर है व्हाट इफ आई डोंट नो द इंफॉर्मेशन आस्क्ड फॉर ऑन फॉर्म FDA 331A एट द टाइम ऑफ सबमिट। अब आप क्या कर रहे हो कि एफआईआर सबमिट कर रहे हो, आपने ये फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता ही नहीं है, तो आपको मिनिमम इन्फॉर्मेशन उसमें डालिए और इनिशियल एफआईआर सबमिट कीजिए। मिनिमम इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है, इज एन इनिशियल एफआईआर प्रोवाइड वेदर इन्फॉर्मेशन यू हैव दैट इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ रिसीव ऑफ द इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब, प्लीज डू शेयर टू रिपोर्ट द एनडीए नंबर। इसमें एनडीए और एनडीए का नंबर डालो, ड्रग प्रोडक्ट का जेनरिक नेम डालो, एक ट्रेंड ब्रांड नेम है तो वो डालिए, प्रोडक्ट क्वालिटी इशू क्या हुआ है ये लिखना है, एंड यूर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये डालना है, प्रोवाइडिंग एज सच इन्फॉर्मेशन एज यू कैन। जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो डालो, बट ये मिनिमम इन्फॉर्मेशन है, एनडीए का नंबर डालना है, उसका जेनरिक नेम या ब्रांड नेम क्या है वो डालना है, इशू क्या हुआ है और आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये तो मिनिमम डालना ही है। और उसके बाद जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन वो डालो, जो नहीं है वो मत डालो। उसके लिए क्या करना है, अबाउट द नॉन या possibility cause of the problem being reported help us evaluate its scope and potential impact and can help guide you to more efficient and promote corrective action। अब बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो इनिशियल एफआईआर में नहीं है, आप फॉलो एफआईआर डाल दो, क्लोजर एफआईआर में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डालो, बट इनिशियल एफआईआर में मिनिमम इन्फॉर्मेशन भी है तब भी चलेगा, बट एफआईआर तो आपको डालना ही डालना है। बाद में आपके पास जैसे जैसे अपडेट आता जाता है फॉलो अप एफआईआर डालते चलो। वेयर डू आई सबमिट ए एफआईआर, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दिया हुआ है FDA 331, वहां पर आपको एफआईआर सबमिट करना है। एफआईआर विल बी सबमिटेड टू CDER एंड टू द FDA। जब आप ये फॉर्म भरते हो तो ये एफआईआर ऑटोमेटिकली जो है CDER एंड FDA ऑफिस इसमें चला जाता है। सो आपने अगर ये फॉर्म भर दिया, इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपका काम हो जाता है, ओके। और उसके हिसाब से जो आपकी डिटेल है उसके हिसाब से जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफिस टू सिलेक्ट ऑन पेज
ऑन द फॉर्म सी द क्वेश्चन एंड आंसर। सो अभी वो क्या बोलता है कि जब आप फॉर्म भरते हो ना तो वहां पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती हैं, बस अगर आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर इस फॉर्म में भर दी है ये बहुत है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म सबमिट करना है, आपका एफआईआर सबमिट हो जाता है। During my investigation, if I discover that additional lot of the same drug product have the same issue as those identified in the initial FAR, should I submit a new FAR? अब आपने एनालिसिस चालू किया, आपको पता चला ये बैच स्पेसिफिक में आपको प्रॉब्लम आया, बट जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो तो उसी प्रोडक्ट के बहुत सारे और भी जो बैच अवेलेबल हैं उसका भी आप एनालिसिस करके देखते हो और उसको भी इन्वेस्टिगेशन में लेते हो, और आपको पता चलता है कि यार ये जो बैच स्पेसिफिक था इसमें प्रॉब्लम तो है ही है, बट जो बाकी बैच मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटेड उनमें भी प्रॉब्लम है। तो वो क्वेश्चन क्या बोलता है, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि बाबा ये बैच में तो प्रॉब्लम है, इसका मैंने एफआईआर डाल दिया, अब आप इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये 10-12 बैच और है इनमें भी प्रॉब्लम है, तो आपको क्या नए नए एफआईआर डालना है? तो यहां पर आंसर वो बोलते हैं नहीं। We recommended that you submit the follow-up FAR to identify the additional lot if the follow-up FAR. So आप एक follow-up FAR डालिए और उसमें बताइए बाबा हमने ये जो बैच नंबर डाला था इसके अलावा ये एडिशनल लॉट हैं जिनमें भी इशू है। You should reference the discovered date from the initial FAR, update FDA on the progress of the investigation, identify corrective action that you have taken as well as those you intended to take, and provide the anticipated date for closing out of investigation form एज ए बॉक्स रिमार्क। तो आपको नए एफआईआर नहीं डालना है, आपको फॉलोअप एफआईआर में सारे बैच नंबर डालना, बाबा हमने इन्वेस्टिगेशन में हमको पता चला कि यहां भी प्रॉब्लम हो सकता है। इफ आई रिसीव एन एडिशनल कंप्लेंट विल देयर इज ए एफआईआर फॉर द सेम प्रॉब्लम स्टिल बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, शुड आई सबमिट ए फॉलोअप एफआईआर। अब वो बोलता है कि मेरे को एक मार्केट से कंप्लेंट आया है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, बट उसके बाद मुझे और भी कंप्लेंट आता है उसी बैच के लिए, तो क्या करूं मैं फॉलो अप एफआईआर डालूं? क्योंकि वो बैच का मेरे को एक पेशेंट ने तो कंप्लेंट दे दिया, अभी और भी कंज्यूमर कंप्लेंट दे रहा है, या जो हमारे कस्टमर है वो और कंप्लेंट दे रहा है, तो करना क्या है? इफ ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू यू शुड नॉट सबमिट द फॉलो एफआईआर। तो वो बोलता है कि भाई फॉलो अप एफआईआर डालने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस बैच के लिए, बट ये 3 ट्रू होना चाहिए। द प्रॉब्लम इज द सेम एज दैट आइडेंटिफाइड इन द इनिशियल एफआईआर। प्रॉब्लम इज सेम है, जो इनिशियल एफआईआर में आइडेंटिफाई है वही प्रॉब्लम है, जरूरत नहीं है। द ड्रग प्रोडक्ट इज कवर्ड अंडर द सेम एनडीए या ओरिजिनली रिपोर्टेड। सो जो ड्रग प्रोडक्ट है वो उसी एनडीए और एनडीए नंबर में कवर्ड है जहां की ओरिजिनली जहां पर आपको रिपोर्ट हुआ है कंप्लेंट, जरूरत नहीं है। द ड्रग प्रोडक्ट इज पार्ट ऑफ द सेम बैच या ओरिजिनली रिपोर्टेड। बैच नंबर सेम है, एनडीए नंबर सेम है, तो आपको उसी बैच नंबर पे दोबारा कंप्लेंट आता है, फॉलोअप एफआईआर नहीं डालना क्योंकि आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। व्हेन यू रूट कॉज इन्वेस्टिगेटेड फॉर ए एफआईआर इज ऑन गोइंग, वन फॉर विच नो फाइनल एफआईआर हैज बीन सबमिटेड। तो आपका एफआईआर, आपने जो एफआईआर डाला है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बट आपने अभी इसको क्लोज नहीं किया है, फाइनल एफआईआर डाल के आपने क्लोज नहीं किया है, एफआईआर ऑलरेडी जिंदा है और आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी रिकमेंडेड दैट यू प्रोवाइड ए cumulative list of related complaint in your final FAR rather than submitting a FAR for every complaint received। तो बाबा आप तो इन्वेस्टिगेशन करते रहो, बैच नंबर वही है, एनडीए नंबर वही है, सब है। जब आप फाइनल एफआईआर डालोगे आप उसमें लिखोगे भाई हमको इसके अगेंस्ट में ये 12 कंप्लेंट आई हैं और ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। बट अगर आपने एफआईआर क्लोज कर दिया है, फाइनल एफआईआर सबमिट हो गया है, फिर से कंप्लेंट आता है तो बाबा एक और एफआईआर डालना पड़ेगा। आखिरी क्वेश्चन है, व्हेन शुड आई सबमिट द फाइनल एफआईआर? अरे जब आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है। वी रिकमेंडेड सबमिटेड द फाइनल एफआईआर प्रोम्प्टली टू इन्फॉर्म एफडीए व्हेन यू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, टेक करेक्टिव एक्शन या क्लोज द इन्वेस्टिगेशन। सो जब आपका सारा इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है, करेक्टिव एक्शन हो जाता था, फाइनल एफआईआर सबमिट कर दो। तो दोस्तों ये CFR 314.81B1 जो इस गाइडलाइन में बार बार बताया गया है, इसमें लिखा हुआ एनडीए फील्ड अलर्ट रिपोर्ट, इसके बारे में लिखा है द एप्लीकेंट शैल सबमिट इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग काइंड अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग प्रोडक्ट एंड आर्टिकल टू द एफडीए district office that is responsible for the facility involved within 3 working days of receipt by the applicant. The information may be provided by telephone or other rapid communication means with prompt writing follow-up. The report and its mailing cover should be plainly marked NDA field alert report. इसमें 2 पार्ट हैं, information concerning any incident that caused the drug product या its labeling to be mistaken for या applied to another article, and second है information
concerning any bacteriological contamination या any significant chemical, physical या other change या deterioration in the distributed drug product या any failure of one या more distributed batches of the drug product to meet the specification established for it in the application. सो ये जो CFR के बारे में वीडियो में कई बार बात हुआ है, तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि ये FAR जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके दूसरे दोस्तों को भी पता होना चाहिए, ये वीडियो को आप जरूर दूसरों को शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इससे आपको जो है कंटिन्यू मेरे जो भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, दिस वीडियो।